नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में लगा हुआ है कि समसामयिकी क्रॉनिकल बुक की मतलब कि फ्रंट पेज का फोटो लगा हुआ है। तो मैं आपको सभी मित्रों को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि हमारी एक क्रॉनिकल की सीरीज चलने वाली है, जो कि एक क्लास चलने वाली है, जो कि हम जुलाई महीने से, देखिए जुलाई की क्रॉनिकल है। जुलाई महीने से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक आर ओ का पेपर 22 दिसंबर को लगा हुआ है, उससे पहले जितने भी क्रॉनिकल आएंगी उसका हम सारा स्टडी आपको कराने वाले हैं, हम अपने चैनल खुशबू तिवारी यूपी पीसीएस पे। ठीक है। तो ये सीरीज चलेगी, हफ्ते में दो दो वीडियोस आएंगे, जिसमें आपको अच्छे से इसको मतलब कि आपको पढ़ाया जाएगा और अंडरलाइन विथ अंडरलाइन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। आप अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अंडरलाइन के साथ आपको सारा मिलेगा, मतलब कि अंडरलाइन किया हुआ है सारा आपका जो भी कंटेंट है। तो जितना भी आपका कंटेंट है वो अंडरलाइन रहेगा, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण है उसमें हम अंडरलाइन किए हुए हैं, उसको ही आपको पढ़ना है। ठीक है। तो हम आपको इसको बहुत एनालिसिस के साथ आपको सारे करंट अफेयर को पढ़ाएंगे और हफ्ते में 2 वीडियो आएगी। लगभग हम 7 पेज रोज डेली करंट अफेयर के पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्रॉनिकल के 7 पेज लगभग हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। अब वो चाहे 20 मिनट में हो जाए, चाहे 25 मिनट में हो, चाहे 30 मिनट में हो। ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशबू तिवारी यूपी बेसिस पे बना दिया जाएगा, वहां से आप जाके चेक करते रहेंगे। अब आर ओ के लिए ये क्लास बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अभी तो हम क्रॉनिकल को पढ़ रहे हैं, जो कि मंथली क्रॉनिकल है। उसके बाद जब भी घटना सार या घटना तथ्य या घटना जो ये आएगा, आज दृष्टि आएगी, तो हम उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे और उसका भी एक आपको प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दिया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आर वाले जितने भी कंटेंट हैं आप लोग उसको जरूर से जरूर पढ़ें। आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। जो पिछला पैटर्न पेपर आया है 14 तारीख को, जो पिछला पेपर हुआ है आर का, जो कैंसिल हो गया, उसके हिसाब से आपको क्रॉनिकल पढ़ना मस्ट है। ठीक है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर का एक लेवल था उसमें, और आप क्रॉनिकल को ही पढ़ के उसको आप उस लेवल को मैच कर सकते हैं। आप क्रॉनिकल को पढ़ने के बाद जब घटना सार को पढ़ेंगे या आई दृष्टि या दोनों पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप अच्छे से पेपर को क्रैक कर पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो हम डेली आपका हफ्ते में 2 वीडियोज इसकी आएंगी, जो कि क्रॉनिकल की होंगी। अब उसमें हम 7 पेज को कवर करेंगे, 7 पन्ने को पेज को पढ़ेंगे। अब वो चाहे 10-20 मिनट में, चाहे जैसे हो जाए, चाहे 30 मिनट भी लगे, तो हम उसको आराम से विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। अब आर वाले मित्र जान ही रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल खुशबू तिवारी यूपीपीसी के नाम से है। हम एक बार बता दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का है KHUSBUTIWARIUPPPCS, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कुछ भी डिटेल्स आते हैं, एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी आएगा कि आर ओ के या टेस्ट वेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते जाते रहेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्वाइन रहना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हम पहली क्लास को, जो कि क्रॉनिकल की पहली क्लास है, जो कि जुलाई महीने का क्रॉनिकल हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई महीने का हम क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है। जुलाई मंथ के क्रॉनिकल को हम पढ़ रहे हैं। तो जुलाई मंथ के क्रॉनिकल को हम पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों से। ठीक है। राष्ट्रीय मुद्दों से हम क्लास को शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे करते जाएंगे। और स्टेट वाला जो सेक्शन शुरुआत में दिया रहता है उसको हम एकदम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय मुद्दे से पढ़ेंगे। पहला आपका टॉपिक है, पहला है कि पहला ONDC स्टार्टअप महोत्सव। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPTI के ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में पहली बार ONDC स्टार्टअप महोत्सव आयोजन किया। अब ये क्या है, देखिए 2 प्रमुख पहलों, स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के मध्य एक अनूठा सहयोग है। ठीक है। इसका भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल को शुरू किया था। ठीक है। तो आपको बस इतना याद करना है कि DPIIT ने कौन सा पहल शुरू किया गया, ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है, दिल्ली में किया है। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है। और भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क वर्ष 2021 में DPTI द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ये आपको पहला वाला टॉपिक हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित हैं।
तो कहाँ पे स्थापित की गई? भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं लॉन्च की है। तो कहाँ पे किया है भारतीय सेना ने? किसने किया है? भारतीय सेना ने कहा किया है? पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट ऊंचाई पे, ठीक है। ये सुविधाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण एलएसी और न्योमा और दौलत बेग ओल्डी के सेक्टर में स्थित है। तो कहाँ है? एलएसी और दौलत बेग ओल्डी के सेक्टर में ये स्थित है, ठीक है। पूर्वी लद्दाख में ये स्थित है, ठीक है। बाकी का आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरलाइन वाला ही अब आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। आपको अब और पढ़ना हो तो आप यहाँ से और सब पढ़ सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोहिमा शांति स्मारक स्थल। अब देखिए कोहिमा शांति स्मारक स्थल से क्या संबंधित है? देखिए कि भारत जापान के राजदूत ने हिरोशी सुजुकी भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया जो यूको पार्क कोहिमा का आधारशिला रखी है, ठीक है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और जो जापान के यहाँ पे सचिव वो हैं, मतलब कि यहाँ पे जो अम्बेसडर है, राजदूत है, हिरोशी सुजुकी ने क्या किया गया है? कोहिमा शांति स्मारक का और उद्घाटन किया है और इको पार्क का भी कोहिमा में उद्घाटन किया है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क नागालैंड के साथ जापान के अपने जापानी अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ठीक है। तो कोहिमा की लड़ाई इम्फाल की लड़ाई के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक है, ठीक है। तो कोहिमा की लड़ाई भी इम्फाल की लड़ाई की जितना ही विनाशकारी है, ठीक है। 2023 में ARMS नामक एक जापानी संगठन ने कोहिमा में जापानी भाषा पाठ्यक्रम स्थापित करने के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया था। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी आपको पॉइंट आपको याद करने का कि कौन से संगठन ने, कौन से एक विश्वविद्यालय ने जापानी भाषा सिखाने के लिए किया है? देखिए जापानी भाषा सिखाने के ARMS नामक एक जापानी संगठन ने नागालैंड में जापानी सहायता सिखाने के लिए एक समझौता किया। कोहिमा युद्ध 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है। तो कोहिमा की युद्ध की 80वीं वर्षगांठ भी हाल ही में मनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन। तो अभी इससे क्या संबंधित है? असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ठीक है, तो इस शीर्षक से किया गया है। कहाँ पर सम्मेलन किया गया है? असम के गुवाहाटी में इस शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसने किया है? इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से, ठीक है। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो कौन मुख्य अतिथि था? डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने किया था। उद्देश्य ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करके, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे आप लोग, पढ़ेंगे इसको। उद्देश्य है कि ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करके और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलाव के बारे में जागरूकता फैलाना था, ठीक है। तो जागरूकता फैलाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेडिटैक स्कैथॉन 2024 का शुभारंभ तो कहाँ पे हुआ है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटैक स्टैकथॉन का शुभारंभ किया है। तो कहाँ किया है? मेडिटैक स्टैकथॉन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया है इसको, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य क्या है? चयनित विशेष चिकित्सा उपकरणों के व्यापक मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से भारत में के बढ़ते मेडटेक क्षेत्र को भीतर परिवर्तनकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है, ठीक है। बाकी का यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में मेडटेक उद्योग में भारत की अपार संभावनाओं को प्रकाश डाला गया है, जिसमें 28% वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। इसके वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का संभावना है। मतलब मेडिकल क्षेत्र 50 बिलियन डॉलर तो हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 20 वैश्विक बाजारों में से एक है और एशिया में चौथा बड़ा बाजार है, ठीक है। भारत का मेडटेक निर्यात 4 बिलियन डॉलर का अधिक का है, ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल्स निर्यात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अपतटीय खनन
पर कार्यशाला का आयोजन तो कहाँ किया गया? देखिए नई दिल्ली में एक दिवसीय अपतटीय खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? इसकी थीम क्या है? तो थीम इसकी है कि डाइविंग डीप हार्नेसिंग द रिसर्च ऑफ द ओशन मिनरल्स। ठीक है, तो यह है नई दिल्ली में एक दिवसीय आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? खनन खनन मंत्रालय ने देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खनन मंत्रालय ने बताया कि चूना मिट्टी पॉलीमेटिकल नोड्यूल को और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले रेत के खनन के लिए भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कुछ पहचाने गए अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला तो कहाँ पे हुई है? देखिए तो देखिए कोच्चि में किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय कार्यशाला कहाँ का आयोजन किया गया? कोच्चि में किया गया। ठीक है, तो कहाँ भी INS द्रोणाचार्य में किस पे किया गया? INS द्रोणाचार्य में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला का दूसरा संस्करण कितना संस्करण? दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। ठीक है, इसका थीम है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कार्यशाला दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के मार्गदर्शन में आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा आयोजन? दक्षिणी मुख्यालय में आयोजन किया गया, दक्षिणी नौसेना कमान द्वारा। ठीक है, कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक नौसेना स्टाफ प्रमुख विदेशी सहयोग एवं खुफिया रियल एडमिरल निर्भय बापन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इनका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? निर्भय बापन द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसका PDF आपको अब देखिए इस क्लास का जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप वहां से देख के जो अंडरलाइन है पॉइंट उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम इसको अच्छे से पढ़ के और जो भी इंपॉर्टेंट है इसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, उसको यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कि इस्पात क्षेत्र में धारणीयता स्थायित्व करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला तो कहाँ पे हुई? इस्पात क्षेत्र में। तो इसका आयोजन इस्पात मंत्रालय के ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया। तो इस्पात मंत्रालय में कहाँ किया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। ठीक है, बस आपको इतना याद कर रहे हैं कि इस्पात क्षेत्र में धारणीयता स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन की गई नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्पात मंत्रालय द्वारा। बस इतना याद करना, बाकी का और सभी इसमें कोई बहुत मतलब का नहीं है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे कि बढ़ती मांग के बीच बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को चुनौती को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि भारत का प्रति टन कच्चे इस्पात का उत्सर्जन वैश्विक औसत से 25% अधिक है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का वैश्विक स्तर से 25% ज्यादा कच्चे इस्पात का मतलब क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिजों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए महत्वपूर्ण खनिजों के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। ठीक है, अब किसके द्वारा? इस सम्मेलन के आयोजन खान मंत्रालय द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। देखिए खान मंत्रालय द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद तथा सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से किया गया। इन सब के सहयोग से किया। खान मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन की मदद से, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की मदद से, सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की मदद से सहयोग से खान मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन में 8 प्रमुख खनिजों पर तकनीक सत्र आयोजित किए गए हैं। कौन कौन से खनिज हैं? 8 प्रमुख खनिजों पे तो ग्लूकोनाइट जो कि पोटास है, लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लैटेराइट, क्रोमियम, प्लेटिनम, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन दुर्लभ पृथ्वी तत्व और ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम। ये जो 8 तत्व हैं इनके ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, तकनीकी सत्र का आयोजन इसमें किया गया 8 खनिजों में। तो ये 8 खनिजों का नाम आपको याद रखना है। एक कूट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम तो ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिनियम के माध्यम से अंतर सेवा संगठन अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। तो कब किया गया? आपको खाली बस इतना याद करना है कि अंतर सेवा संगठन का कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम कब किया गया? 10 मई 2024 को लागू किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है कि विधेयक के रूप में इसे 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। 15 अगस्त 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है अंतर सेवा संगठनों के प्रभावी कमान, नियंत्रण एवं कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अधिनियम में अंतर सेवा संगठनों के कमांड इन चीफ या ऑफिसर इन चीफ उन रक्षाकर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है जो अभी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधान संचालित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि वायुसेना अधिनियम कब है, 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 में आया है। ठीक है, मतलब इन तीनों के अलावा और कोई जो संगठन है उनको मतलब रेगुलेट करने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, यानी अब अंतर सेवा संगठनों में कमांड इन चीफ अपने कमांड के तहत सेवारत विभिन्न सेवाओं से संबंधित सभी कर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सक्षम है। मतलब कि आर्मी के अलावा जैसे और कोई भी सेवा जो है उसमें नियंत्रण करने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, अधिनियम में कमांड इन चीफ या ऑफिस इन कमांड के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है। ठीक है, कि कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे कमांड इन चीफ। ठीक है, तो बस आपको इतना याद करना है कि कब लागू किया गया है, तो आपको लागू करने की तिथि आप इसमें याद करनी है, कब करनी है, 10 मई 2024 को इसकी लागू करने की तिथि है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैध समारोह के अभाव में किसी हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपने कहीं किसी का ऐसे ही मांग भर दिया बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना सातों फेरे लिए हुए और विधिक विधान से नहीं अगर शादी किया तो मान्य नहीं हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अगर आपने खुद बरमाला फैला दिया तो वो सब मान्य नहीं है विवाह में। ठीक है, क्योंकि वो हिंदू रीति रिवाज के आधार नहीं आएगा। इसने दिया है ना, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। इस फैसले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संस्कार की प्रथा को मान्यता दी है। तो इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संस्कार की प्रथा को मान्यता दे दिया है इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, अदालत ने माना कि हिंदू विवाह नियम के तहत विवाह पवित्र है क्योंकि यह दो व्यक्ति के आजीवन गरिमापूर्ण सम्मान सहमति के साथ स्वस्थ संयोजन का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, देखिए अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। हिंदू समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर कानून से संबद्ध हिंदू विवाह एवं तलाक को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो जन्म से या तो रूपांतरण के माध्यम से हिंदू हैं। इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। तो इस बौद्ध, जैन, सिख में भी लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। ये इसमें क्या गया है, न्यूनतम आयु दूल्हे के लिए 21 वर्ष रखी गई थी और अधिकतम आयु न्यूनतम आयु दुल्हन के लिए 18 वर्ष रखी गई थी। नाबालिग के बीच में विवाह 3 साल तक की कैद, नाबालिग के बीच में विवाह तो 3 साल तक का कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो सकता है, 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हिंदू विवाह नियम की पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान करता है। ठीक है, हिंदू विवाह का पंजीकरण राज्य विशेष में लागू कानून के अधीन होता है। ठीक है, देखिए हिंदू विवाह का पंजीकरण कैसे होता है, राज्य विशेष में लागू कानून के अधीन होता है। हालांकि आधिकारिक प्रमाण पत्र अभाव में विवाह अमान्य अवैध नहीं होता है। ठीक है, ये भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या, रन फॉर सन मैराथन तो कहाँ आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर। अभी देखिए 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। तो लिखा हुआ है रन फॉर सन मैराथन 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ है। ठीक है, ठीक है, ये 16 स्टॉप्स 6 भारतीय शहरों, ये 16 स्टॉप विभिन्न तत्वों के अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तो कहाँ पे, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने भारत की पहली, अब बस आपको इतना याद करना है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को विनियामक मंजूरी प्रदान की है। बस इतने आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इतना याद करने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश। तो भारतीयों के लिए नया संशोधित आहार दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है,
भारतीयों के लिए नया संशोधित आहार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या किसने जारी किया? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर संचारी रोगों को रोकने के उद्देश्य से भारतीयों के लिए नया संशोधित आहार दिशा निर्देश जारी किया। तो सबसे ज्यादा आपको इंप्लीमेंट करना है, किसने जारी किया? राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसको जारी किया है। बस आपको इतना याद रखना है, ये जो पॉइंट है आपको इतना ही अच्छे से कंठस्थ रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दिशा निर्देश के अनुसार 56% से अधिक गैर संचारी रोग आहार से जुड़े हैं। इससे यह भी कहा गया है कि चीनी कुल ऊर्जा का समवहन 5% से कम होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन पाउडर लंबे समय तक सेवन करने पर उच्च प्रोटीन सांद्रता का सेवन सहस्त्री खनिज, बोन मिनरल्स लॉस और गुर्दे की क्षति जैसी संभावित खतरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन लेने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी नौ रक्षा तकनीकी। ठीक है, तो डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाओं को 7 मई 2024 को भुवनेश्वर में आयोजित एक सहयोग बैठक में आईआईटी भुवनेश्वर को सौंप दी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बाकी और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DASD एवं UNDP के मध्य समझौता। ठीक है, तो कौन सा? मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने नई दिल्ली स्थित UNDP कंट्री कार्यालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो आपको याद करना है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग और यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम भारत ने आपस में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये किसके लिए है? यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण एवं संचार योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो वैक्सीन से संबंधित संचार को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNDP DADB के साथ साझेदारी में भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का समर्थन करेगा। ठीक है, तो ये भी करेगा। ठीक है, अब आप आराम से और पढ़ सकते हैं। आगे का हम इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। आगे का आप अंदर पढ़ सकते हैं, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, SDG का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका शीर्षक पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, तो इस पे कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन के महिलाओं का अग्रणी भूमिका के लिए एक शीर्षक पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया है। जनसंख्या एवं विकास आयोग के 57वें सत्र में जनसंख्या एवं विकास आयोग के 57वें सत्र में इसका आयोजन किया गया। तो कब किया गया? जनसंख्या एवं विकास आयोग के 57वें सत्र में। ठीक है, इस कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधित्व 3 निर्वाचित महिला ने किया। 3 निर्वाचित महिलाओं ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने किया? नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकू हेमा कुमारी। ठीक है, तो किसने किसने किया? 3 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। नीरू यादव प्रधान है, सुप्रिया दास गुप्ता दत्ता और कनुकू हेमा कुमारी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पेटेंट। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना को उसके स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर के लिए भारत सरकार ने पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इतना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी का और नीचे जो तकनीक है वो दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा? यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर की एक इकाई में एकीकृत करता है। इसमें क्या होगा कि बैटरी और इन्वर्टर अलग अलग नहीं रहेंगे, वो एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, जिससे इसका वजन 80% कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैटरी और इन्वर्टर एक ही साथ रहेंगे, इस तरह का इन्वर्टर है। ठीक है, IIT पटना ने इसको पेटेंट कराया हुआ है। ठीक है, अब कला एवं संस्कृति से संबंधित राष्ट्रीय कुछ विषय हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रविंद्र वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण।
29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रविंद्र वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा का पहली वास्तविक प्रतिका अनावरण उनकी 176वीं जयंती के अवसर पर केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। तो केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। कहाँ किया गया? केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तैल चित्र में इंदुलेखा को 1892 में एक पत्र पकड़े दिखाया गया था, ठीक है। तैल चित्र में इंदुलेखा को 1892 में एक पत्र पकड़े बताया गया है, ठीक है। किलीमनूर पैलेस केरल के किलीमनूर में स्थित एक महल है। यह वर्ष 1848 में चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक भारत में आधुनिक कला के इतिहास में अग्रणी शख्सियत माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले ओलियोग्राफ प्रेस का आविष्कार किया, जिसे मुंबई के घाटकोपर में स्थापित किया गया। इससे तेल चित्रों के प्रिंट के बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, महाराणा प्रताप की जयंती। 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगी। 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगी। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1840 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। कुंभलगढ़ किले में राणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा एवं उदय सिंह के द्वितीय के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे। राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1876 में मेवाड़ में हुआ था, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ऊपर पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास चावड़ नामक एक नई राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो डूंगरपुर के पास चित्तौड़ के अलावा भी, मेवाड़ के अलावा भी उनकी अलग राजधानी बनाई थी। डूंगरपुर के पास चावड़ नामक एक नई राजधानी भी उन्होंने बनाई थी। 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का निधन हो गया, ठीक है, 1597 में। मैंगलोर में शैल कला का पहला साक्ष्य। कर्नाटका के उडुपी जिले में स्थित MSRS कॉलेज में प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व से संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेसी के अनुसार मैंगलोर शहर में तैल कला का पहला साक्ष्य पाया गया, ठीक है। तो मैंगलोर में भी तैल कला का पहला साक्ष्य पाया गया। पुरातत्वविद को शैल कला का पहला साक्ष्य बोलूर पन्ने कोटेडा बाबू स्वामी मंदिर के निकट मिला है, ठीक है। यह शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है, जो मंदिर के पास प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है, ठीक है। शैल कला का साज मिला है, कहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ मिला है? उडुपी जिले में मिला है। उडुपी जिला कर्नाटका में मिला है, ठीक है। ये पद चिन्ह संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी की ईस्वी बनाई गई है। शैल कला प्राचीन प्राकृतिक पत्थर पर बने मानव चिन्ह निर्मित मूर्ति हैं। राग कला में चित्र एवं पेंटिंग, नक्काशी या शिलालेख, उत्कीर्णन, पैटर्न, रखी चट्टानों को जियोग्लिफ शामिल होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फकीर लालम शाह की 250वीं जयंती। 20 से 22 मई 2024 को मध्य सूफी संत मानवतावादी कवि फकीर लालम शाह की 250वीं जयंती बनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बर्मा संगीत समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। यह समारोह लालन विश्व संघ, भारतीय उच्च एवं बांग्लादेश सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, ठीक है। उन्होंने स्यालम अखाड़ा स्थापना की, जिससे सभी धर्मों के लगभग 10,000 अनुयायी थे। उन्हें बाउल संगीत का जनक माना जाता है। उन्हें बाउल संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। 2008 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मान्यता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम एवं अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसी शख्सियतों को भी प्रभावित किया, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम और एलन गिन्सबर्ग जैसी शख्सियत को भी प्रभावित किया, ठीक है। उन्होंने बाउल गीत का जनक माना जाता है। बाउल संगीत का जनक भी माना जाता है, ठीक है। 2008 में यूनेस्को ने उन्हें मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में भी शामिल किया हुआ है बाउल गीतों को, ठीक है। तीन भारतीय साहित्यिक कृतियां यूनेस्को के MOW रीजनल रजिस्टर में शामिल हुई हैं। कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख देना इसको हम, ठीक है। रामचरितमानस
पंचतंत्र एवं सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। ठीक है, तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह निर्णय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक में लिया गया, जो कि 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलन बटार में किया गया था। ठीक है, तो मंगोलिया के उलन बटार में यह आयोजन हुआ था। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा गया था। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में लिखी गई दंत कथाओं का संग्रह है। इसके अलग अलग खंड है, जिसमें प्रत्येक एक विशिष्ट सिद्धांत पर केंद्रित है। माना जाता है कि विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। सहृदय लोकन ध्वनियालोक पर एक संस्कृत टिप्पणी है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उद्देश्य दस्तावेजी विरासत विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय विरासत की सुरक्षा तथा उन पर पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका जो भी राष्ट्रीय मुद्दा था, राष्ट्रीय मुद्दा संबंधी जो भी था वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आर्थिक मुद्दा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय मुद्दा तक ही खाली पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। आर के लिए जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर जिस लेवल का आया था 14 फरवरी वाला जो पेपर हुआ जो कैंसिल हो गया, उसमें आप करंट अफेयर देख सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज पेपर आया था जो कि बिना क्रॉनिकल पढ़े आपका नहीं हो सकता। आप ये सोचेंगे किसी का वीडियो थोड़ा बहुत देख ले वन लाइनर टाइप का, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्रॉनिकल को पतली वाली मैगजीन पढ़नी होगी, उसके बाद साथ साथ घटना सार पढ़ना होगा और उसके साथ आई दृष्टि पढ़नी होगी। ठीक है, तो अभी हम आपको क्रॉनिकल करा रहे हैं। क्रॉनिकल हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक महीना जब तक पेपर होगा तब तक की सारी क्रॉनिकल को हम ऐसे अंडरलाइन करके आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आप अगर सभी मित्रों में से कोई मित्र अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल किसके नाम से है। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल जिस नाम से हमारा है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आर्थिक वाले टॉपिक को देखेंगे। आर्थिक वाले मुद्दों में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आप लोग ढंग से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।